क्या आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि जिस नेता या पार्टी को आपने चुनकर इस देश की सत्ता पर बिठाया है ताकि वह पार्टी आपके हित में काम करे और अपनी सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके या वही सरकारी एजेंसियां जिसकी तनख्वाह या जिसकी सैलरी आपके जेब से जाती है उनका इस्तेमाल करके देश के भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर रखे, क्रिमिनल एक्टिविटीज की मानसिकता रखने वालों को जो है कि सलाखों के अंदर रखे और एक ऐसे समाज का निर्माण करे जिसमें आप एक निर्भीक जीवन को जी सकें। लेकिन वही सत्ता या पार्टी इन एजेंसियों को इस्तेमाल करके ना केवल कंपनियों को डरा धमकाकर उनसे फिरौती लेने का काम करे जिसका नाम चुनावी बॉन्ड रख दिया हो, और इसके साथ साथ इस देश के अपोजिशन के नेताओं को जो है कि डरा धमका कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने या फिर अपनी सत्ता के अनुरूप साधने में इस्तेमाल करती रहे। लेकिन यह सब आपको बताएगा कौन? इस देश का वह मीडिया जो पहले ही जिसकी सैलरी कुछ कारपोरेट घरानों के मालिकों के साथ जाता है और उसके मालिक पहले से ही देश के सत्ता के साथ मिले हों, या फिर इस देश के वो सरकारी एजेंसियां जिनका काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना या इस देश में जो भी इस तरीके के इलीगल काम कर रहे हैं उनकी तहकीकात करना, उनकी पहचान करना और उनको इस देश की जनता के सामने नंगा करना। लेकिन वर्तमान राजनीतिक माहौल में यह संभव नहीं है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के समय में चाहे वो राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाला हो या मनमोहन सिंह के समय का वो कोयला घोटाला हो या फिर 2G घोटाला हो या इस तरीके के बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो उन्हीं की सरकार रहते हुए इन्हीं सरकारी एजेंसियों ने इसका खुलासा किया था। लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इस सरकार में कोई भी सरकारी एजेंसी इस सत्ता के किसी भी घोटाले को उजागर रखने की कोई क्षमता रखती है? नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। इससे पहले कि इस चंदे के तौर पे ली गई फिरौती या रंगदारी को हम आपके सामने एक एक करके इन सारे पन्नों को खोलने की कोशिश करें, सबसे पहले नरेंद्र मोदी का वह भाषण सुन लीजिए जो जल्दी ही तमिलनाडु में वह दे रहे थे। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है, हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट
बहुत लंबी है। तो आपने सुना कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान जो उपलब्धियां थी उसको गिना रहे थे, और इसी के साथ वह किस तरीके से लोगों के बीच यह प्रचार भी कर रहे थे कि इन 10 सालों के सरकार के दौरान कोई भी घोटाले या स्कैम का आरोप उन पर नहीं लगा है। लेकिन आप घोटाला कहते किसको हैं? जिस तरीके की जानकारियां चुनावी बॉन्ड या चुनावी चंदे को लेकर कोर्ट के माध्यम से इस देश के पटल पर आया है और जिस तरीके से उसके खुलासे हो रहे हैं, इससे यह साफ पता लगता है कि इस देश की सत्ता चुनावी बॉन्ड के नाम पर रंगदारी या फिर फिरौती इस देश की कंपनियों से ले रही थी, नेताओं से ले रही थी और अलग अलग संस्थानों से ले रही थी। आपको याद ही होगा कि पिछले 2-3 साल से किस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ सीबीआई किस तरीके से विरोधी नेताओं के घोटालों और उनके आरोपों को पर्दाफाश कर रही है। क्या आपने सुना कि इन घोटालों का संबंध सिर्फ विपक्षी पार्टियों और विपक्षी नेताओं से ही क्यों है? सत्ता पक्ष में रहते हुए उन नेताओं और उन पार्टियों से क्यों नहीं है जो इस देश की सत्ता के साथ खड़े हैं? या उन कंपनियों का क्यों नहीं है जो इसके देश के सत्ता के साथ गलबहियां मिला के खड़े? सवाल यह है कि जिस तरीके के चुनावी चंदा 16,000 करोड़ से संबंध रखता है, जिसमें 50 से 60% जो है कि सिर्फ बीजेपी को चंदा गया है, इस चंदे के माध्यम से कैसे पता लगता है कि यह एक चंदा नहीं था, यह एक रंगदारी थी, यह एक फिरौती थी और यह एक बहुत बड़ा स्कैम था। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब से चुनावी चंदे को इलीगल घोषित कर दिया गया है और यह पूरा कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, उसके बाद जब एसबीआई को यह कहा गया कि जिन लोगों ने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं या जिन लोगों ने बेचे हैं उनके नाम चुनाव आयोग को दिए जाएं, जिससे कि इस देश की जनता को यह जानकारी मिल पाए। लेकिन किस तरीके से सीबीआई ने कोर्ट को बरगलाने और उसको जो है कि गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट के फटकार के बाद या कोर्ट के डांट के बाद जिस चुनावी चंदे के आंकड़े को वह 4 महीने में देने वाली थी, वह 1 दिन में ही चुनाव आयोग को उसने दे दिया। लेकिन यह आयोग को देने के बाद भी बहुत सारी जानकारियां उसने छुपा ली, जैसे उन बॉन्ड के जो कोड नंबर हैं या कुछ चुनावी चंदे का अंतर या कुछ चुनावी चंदे के अपने डेटा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में एसबीआई चुनावी चंदे को लेकर इतना परेशान क्यों है? उसको तो सिर्फ जानकारी तक ही देनी है। लेकिन सवाल सिर्फ सीबीआई का नहीं है, सवाल उस देश की सत्ता का है जो सीबीआई के पीछे खड़ी है और जो चुनावी चंदे के पूरे खेल में शामिल है। चुनावी चंदे को लेकर जो खुलासा और आंकड़े मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, इससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपको एहसास होगा कि इस देश की सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार, किस तरीके से इस देश की संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके फिरौती वसूलने का काम कर रही थी। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा चंदा देने वाले जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने चुनावी चंदे के तौर पर 1368 करोड़ रुपए जो है कि चुनावी चंदे का बॉन्ड जो है कि खरीदा था। और अगर आप इसके रिकॉर्ड को देखें तो अप्रैल 2022 में ईडी ने इस कंपनी पर कार्रवाई की थी और इस कंपनी के 400 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया गया था और यही कंपनी चुनावी चंदा देती है और यह भी पता लग जाएगा कि यह चंदा किसके लिए था। इसी के साथ दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ का चुनावी चंदा, चुनावी बॉन्ड जिसकी वास्तविक मूल्य 966 करोड़ है, यह इस कंपनी पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ता है
और 2019 में, और यह भी चुनावी बॉन्ड खरीदकर कहीं ना कहीं सरकार को अपनी तरीके से फिरौती देने का काम करती है। इसके बाद हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी ने भी 377 करोड़ का जो है कि चंदा दिया था, और इस कंपनी ने भी ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई, इन तीनों एजेंसियों ने इस कंपनी पर कार्रवाई की थी। इसके बाद नाम आता है वेदांता लिमिटेड, नाम तो सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे ईडी की कार्रवाई इस पर 2022 में होती है, और यह भी चुनावी चंदे में जो है कि भागीदारी करती है। यह तो सिर्फ आपके सामने ट्रेलर है, नाम सुना सुना कर मैं थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। और सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, इस पूरे चुनावी खेल में या इस पूरे चुनावी चंदे में हो सकता है कि कांग्रेस भी शामिल हो, टीएमसी भी शामिल हो, या दूसरी राज्य सरकारों की सरकारें भी शामिल हो, कि उन्होंने किस तरीके से डरा धमकाकर इन कंपनियों से चंदा लेने का काम किया है। और सवाल ये तो कुछ आंकड़े हैं, जरा आप याद कीजिए कि जिन भ्रष्टाचारी नेताओं पर ईडी या सीबीआई कार्रवाई कर रही थी, क्या 2 नंबर या कैश में उनसे चंदा नहीं लिया हो जाता होगा? और उसका जो इस्तेमाल होता होगा वो किस में होता होगा? चुनाव प्रचार, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इसी तरीके की चीजों में ही इस्तेमाल होता होगा। और आप ये भी ध्यान रखिए कि जिन कंपनियों ने चंदा देकर इस देश की सत्ता से जो सरकारी टेंडर लिए हैं, उसकी संख्या क्या है, उसमें भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं या लग सकते हैं। यह वाकई तौर पे 10 सालों का सबसे बड़ा चुनावी भ्रष्टाचार हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस बात के सीरियसनेस को इस देश की सत्ता समझती है, और वह पूरा प्रयास करती रहे कि किसी तरीके से चंदे का यह खेल चुनाव से पहले इस देश के सामने न आए और वह अपने आप को बचा ले। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यह वास्तविक तौर पर इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष की तरीके से यह मुद्दा जो है कि जनता के सामने रखा जाएगा कि राम राज्य का नाम ले लेकर वोट मांगने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे किस तरीके से चंदे के नाम पर फिरौती लेने का जो काम चल रहा है, वो वास्तविक तौर पर इस देश की राजनीति को शर्मसार करने वाला है। और यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जो धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने खुलने वाली है। इसी के साथ इस देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो बार बार अपने चुनावी प्रचार में यह कहते रहे कि कैसे इस देश की सत्ता कारपोरेट के साथ मिलकर जो है कि लोगों का पैसा लूट रही है, लेकिन उनके बातों को उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े अभी आ रहे हैं लोगों के सामने, वो वाकई राहुल गांधी के उस बात पर जो है कि मुहर लगाते हैं। राहुल गांधी किस तरीके से आरोप लगाते हुए ट्वीट करते हैं कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ से कट लिया, एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही है। जो देश के संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इस पूरे घोटाले को जानने और समझने के बाद नरेंद्र मोदी जैसे राजनीतिज्ञ के उन सारे कथनों को जरा याद कीजिए कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, मैं इस देश का सेवक हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है जिसके लिए मैं इकट्ठा करूं,
झोला उठाकर आया था और झोला उठाकर चला जाऊंगा। आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। राम राज्य अब आने वाला है, काल चक्र घूम गया है। ये सारे शब्द धर्म के नाम पर वोट मांगने, लोगों को भाविक करने, लोगों को गुमराह करने की यह राजनीति का जो काला चेहरा है, वो वाकई तौर पर आपको पहचानना चाहिए और आपको किन मुद्दों पर वोट देना है इस बारे में आपको सोचना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनावी चंदे के उस पूरे भ्रष्टाचार को सही सही इस देश की जनता के सामने रख पाता है, या फिर इस देश की सत्ता अपनी एजेंसी और ताकत का इस्तेमाल करके एसबीआई के साथ मिलकर इस पूरे मामले को गुमराह करने में कामयाब होती है, जिससे कि इस देश की जनता को यह सारा मामला पता ना लग पाए। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।